डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है तथा रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद और अभिकर्मक को कैसे पहचानें। अब हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता के बारे में हम कहें तो हम ये समझना चाहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया आखिर पहचानी कैसे जाएगी। तो सबसे पहली बात कि हम रासायनिक अभिक्रिया को पहचानते कैसे हैं या उसे कैसे पहचाने, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखना होगा। जैसे आपका हेडिंग कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है, तो कह रहे हैं इससे हमारा यह तात्पर्य है कि कोई भी अभिक्रिया हमें कब ज्ञात होगी कि वह रासायनिक अभिक्रिया है। इसके लिए हमें समझना होगा महत्वपूर्ण बातों को। जैसे कि कोई भी अभिक्रिया पता चलेगी कि वो रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं है, तो उसके रंग में परिवर्तन होगा। मान लिया हमने कि कुछ रिएक्टेंट लिया है और वो बाद में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो अगर रिएक्टेंट का कलर हो सकता है कि शुरू में ब्लू हो और बाद में वो चल के उसका कलर व्हाइट हो जाए या कलरलेस हो जाए, तो रंग में परिवर्तन हो। तो ऐसे हम कहेंगे कि रंग में परिवर्तन होने से हमें पता चलेगा कि वो क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुई। हो सकता है कभी कभी ताप में भी परिवर्तन आता है। किसमें परिवर्तन है? ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन आने की वजह से हम समझेंगे कि वो क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। कभी कभी क्या हो सकता है कि गैस भी उत्सर्जित होती है। कई सारी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस या इस तरह की कई सारे गैसें उत्सर्जित होती है। इसका सिंपल सा उदाहरण है, मान लिया हमने कली चूना लेकर और उसे पानी में डाल दिया, तो उस समय ऊर्जा भी उत्पन्न होती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उत्पन्न होती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। आगे हम चलते हैं, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है कि वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो या लिक्विड से सॉलिड में या गैसियस स्टेट से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए या फिर सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर दे। तो ऐसे अवस्था में परिवर्तन होगा तो हम पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और अवच्छेद का बनना सबसे लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट, अवच्छेद का बनना ही पता। अवच्छेद क्या होता है सबसे पहले हम ये समझें। तो अवच्छेद जो होता है वो एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, सॉलिड पदार्थ होता है जो विलयन से पृथक हो जाता है, जो सॉल्यूशन से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। यानी वो सॉलिड बन करके सॉल्यूशन जिस बीकर में रहता है उस बीकर के पेंदी में जाके धीरे 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 बैठने लगता है, तो उसको अवच्छेद कहते हैं। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि अवच्छेद वह ठोस पदार्थ होता है जो अभिक्रिया के दौरान विलयन से पृथक हो जाता है। क्या हो जाता है? पृथक हो जाता है। यानी अवच्छेद यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। हो सकता है कभी कभी रिएक्शन में क्या कि पूरा रिएक्शन रिएक्टेंट लिक्विड में था, लेकिन जब प्रोडक्ट बना तो उसमें कुछ सॉलिड सब्सटेंस भी बन गए, तो उसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट यानी अवच्छेद का बनना। इस तरह से इन 5 फैक्टर्स पे, इन 5 कारकों पे हम ये बता सकते हैं कि कोई भी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। कोई भी परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है, केमिकल अभिक्रिया है। पहला रंग में परिवर्तन, दूसरा ताप में परिवर्तन, तीसरा गैस की उत्पत्ति, चौथा अवस्था में परिवर्तन और पांचवा अवच्छेद का बनना, चेंज इन कलर। सो विद्यार्थियों, अभी हमने सीखा था कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता को समझने के लिए कम से कम 5 कारक है। पहला रंग में परिवर्तन, दूसरा, ठीक है, ऐसे हमने करके 5 सीखे थे। अब आइए रंग में परिवर्तन के उदाहरण को समझते हैं। रंग में परिवर्तन यानी चेंज इन कलर, उसका एग्जाम्पल ये होगा कि यदि पोटेशियम परमैंगनेट के बैगनी रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस अगर निचोड़े, क्या करें कि पोटेशियम परमैंगनेट के बैगनी रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस निचोड़े, तो जो विलयन होगा उसमें बैगनी रंग का कलर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, गायब होता जाएगा। ये इस बात का सबूत है, ये इस बात का प्रूफ है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या हो रही है, संपन्न हो रही है। बेसिकली ऐसा इसलिए होता है कि पोटेशियम परमैंगनेट जिसका सूत्र होता है KMnO4 तथा नींबू का रस जो होता है उसमें बेसिकली एसिटिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? CH3COOH। जब वो दोनों अभिक्रिया करते हैं तो जो एक नया सब्सटेंस मिलेगा उसका बैगनी रंग धीरे धीरे गायब होता जाता है। तो ये उसका उदाहरण चेंज इन कलर का, ठीक है। दूसरा उदाहरण ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन के बारे में देखते हैं। कहते हैं इसका पहला, इसके दो एग्जांपल्स हमने लिए, दो एग्जांपल से मैं दिखाऊंगा कि आपको कैसे क्या होगा। यदि काली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, जो हमारे मार्केट में चूना मिलता है ढेला वाला, वही काली चूना, यदि काली चूना कैल्शियम ऑक्साइड के एक ढेले पर जल गिराया जाए, क्या गिराया जाए? जल, पानी गिराया जाए, तो पर्याप्त मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है। ये हमने देखा है, ऐसा ये कॉमन सी बात है कि जब पुराने समय में जब घर की पुताई होती थी तो कली चूना लाया जाता, तो उसमें पानी डाला तो बहुत करके उष्मा उत्पन्न होती है, बहुत मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि अमोनियम क्लोराइड NH4Cl की अभिक्रिया जब बेरियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो जो विलयन में अभिक्रिया जो तैयार होगी अभिक्रिया करने के बाद से उसमें प्राप्त होगा में बेरियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है। और जिस बर्तन में ये अभिक्रिया होगी उसका टेम्परेचर बहुत ही कूल होगा। यानी इस बात का सबूत है, इस बात का प्रूफ है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या हुई है, संपन्न हुई है। और जब ये कूल होता है या गर्म होता है तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अधिक उष्मा उत्पन्न हो जाती है तो वो वातावरण में छोड़ दी जाती है, सराउंडिंग में छोड़ दी जाती है।
जबकि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें बर्तन कूल हो गया, उसमें सराउंडिंग से क्या ले लिया जाता है, टेम्परेचर ले लिया, जिससे बर्तन आपको क्या दिखाई देने लगता है, कूल दिखाई देने लगता है। अब तीसरे एग्जांपल की बात करें, तीसरा में बात करेंगे कि चेंज इन टेम्परेचर के बाद हम क्या बात करेंगे, इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन स्टेट, और लास्ट में फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट यानी औक्षेप का बनना। इन तीनों के एक एग्जांपल करके हम देखेंगे। गैस की उत्पत्ति में हम समझते हैं और भी सारी बातें कि गैस की उत्पत्ति में क्या होता है। उसका एग्जांपल हम देखते हैं कि जब जिंक की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, जिंक जेड की अभिक्रिया, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु का मतलब है कि वैसा एसिड जिसमें ज्यादा पानी मिला हो और एसिड की मात्रा कम है, तो जब जिंक की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तब हमें हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। तो ये एक ऐसा उदाहरण है जिसमें गैस निकल रही है, अतः हम ये समझेंगे कि ये जो है केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और ये किसका उदाहरण है, गैस की उत्पत्ति का उदाहरण है। अवस्था में परिवर्तन पे आते हैं, चेंज इन स्टेट में देखते हैं कि मोमबत्ती को जलाने पर, यानी जब मोमबत्ती को हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो मोम का कुछ भाग द्रवित लिक्विड बन जाता है और कुछ भाग वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो ये चेंज इन स्टेट है, क्योंकि मोम जो होता है शुरू में सॉलिड होता है और सॉलिड किस में बदल, लिक्विड में हो गया, ठीक है, द्रवित होकर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, फिर वो क्या होगा, वेपर में बदल गया, वाष्प में बदल गया। तो ये चेंज इन स्टेट का उदाहरण है। उसके बाद औक्षेप का बनना, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट बनना, इसका समझने से पहले हम समझते हैं कि प्रिसिपिटेट या औक्षेप है क्या। तो औक्षेप क्या है कि औक्षेप एक ठोस पदार्थ है। क्या है बाबू, एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, किसके फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन से यानी सॉल्यूशन से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठोस है तो ठोस विलयन से सदैव ही अलग होगा। अगर मान लीजिए आपने पानी में चीनी डाल दिया तो चीनी नीचे बैठ जाएगा। सिंपल सी वही बात है कि जब कोई पदार्थ विलयन में ठोस बन जाएगा तो ठोस क्या होगा, विलयन से नीचे बैठने लगेगा। क्यों, क्योंकि उसका घनत्व अधिक होता है। तो इसलिए औक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन से क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। इसका उदाहरण अगर समझे तो मान लिया हमने सोडियम क्लोराइड ले लिया, नमक, साधारण नमक NaCl के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, जिसको सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं, अगर उसको मिलाएंगे तो हमें एक सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा सफेद औक्षेप प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सफेद औक्षेप प्राप्त होता है, जो किसका उदाहरण है, औक्षेप के बनने का उदाहरण है। इससे पता चलता है कि में रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब देखिए, जैसे हमने पीछे अवस्था में परिवर्तन में कहा, इसमें क्या होता है कि अगर अवस्था में परिवर्तन होगा तो क्या सारी अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रिया होंगी, क्या सारे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होंगे, तो ऐसा नहीं। जैसे वाटर शुरू में क्या होता है, लिक्विड होता है, उसको गर्म कर दिया तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा, कूल कर दिया तो आइस में, क्या ये रासायनिक अभिक्रिया, नहीं। ये रासायनिक अभिक्रिया इसलिए नहीं कि इसमें अवस्था में परिवर्तन तो हुआ है परंतु इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई बदलाव नहीं है। पानी वो शुरू में भी था, आइस बनने के बाद भी वो पानी है, H2 है। आइस जब वेपर कन्वर्ट हुआ तो वो भी H2 है। तो इसमें क्या है कि वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही चीज डिसाइड करे कि अवस्था में परिवर्तन है ना, कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। कभी कभी दो या दो से अधिक फैक्टर भी डिसाइड करते हैं, कारक डिसाइड करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अब समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को हमने समझ लिया कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में उसकी विशेषता को समझ लिया, ठीक है। अब हम समझते हैं कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित कैसे करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को देख, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो वास्तव में तो प्रैक्टिकली होती है, लेकिन अगर हम उसे समझना चाहते हैं बुक में या कॉपी में तो वो कैसे समझते हैं, तो उसको निरूपित करने के लिए कुछ तरीका होता है। जैसे कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखें, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण। उससे पहले हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन को या रासायनिक समीकरण को कैसे लिखें, तो इससे पहले समझने वाली बात है कि केमिकल इक्वेशन आखिर आएगा। तो केमिकल इक्वेशन क्या है कि ये एक पेन और पेपर पर रिप्रेजेंट करने का तरीका है। किसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, रासायनिक समीकरण को, किसको, केमिकल इक्वेशन को बताने का तरीका है। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू कि रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन क्या है। तो कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों, संकेतों एवं सूत्रों मतलब कि मान लिया कि जो उनका फॉर्मूला है वो संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण, क्या करना, संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे एक रासायनिक अभिक्रिया दी गई है, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस अभिक्रिया करके क्या बनाती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती है। तो अगर हम इसे वर्ड में लिखना चाहें, किस में लिखना चाहें, वर्ड इक्वेशन, तो ये हमारा वर्ड इक्वेशन है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये वर्ड इक्वेशन है कि हाइड्रोजन गैस किससे अभिक्रिया कर रहा है, क्लोरीन गैस से, और क्या बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। लेकिन ये कहता है कि उसके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से। तो हाइड्रोजन गैस का सूत्र हुआ H2, चूंकि गैस है इसलिए ब्रैकेट में हमने G लगा दिया गैस के लिए। उसके बाद प्लस
उसके साथ कौन रिएक्ट कर रहा है, क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस का सूत्र होता है Cl2 और गैस के लिए G लगा दिए। ये अभिक्रिया कर दी, ये एरो है, इस एरो का मतलब होता है उत्पाद देते हैं या रिएक्ट टू इल्ड, क्या करते हैं, रिएक्ट टू इल्ड। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl, है ना, तो HCl लिख दिया और ये लिक्विड फॉर्म में बनता है। यहाँ पे आगे 2 लगाए गए, ये 2 बैलेंस करने के लिए लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, बैलेंस करने के लिए। ये क्यों लगाया जाता है हम ये आपको आगे के लेक्चर में बताएंगे। तो इस तरह से हमने समझा कि केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, थैंक यू।